नमस्कार, मैं हूं शिवम यादव। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। ये आपको सुननी चाहिए। अगले 10 मिनट में आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने की जरूरत। ये बात हमारे और आपके अधिकारों से जुड़ी हुई बात है। वो अधिकार जो हमें ताकत देते हैं कि हम सरकार के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखवाने की कोशिश कर सकें। वो अधिकार जो हमें ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं कि आम आदमी मजबूती से सरकार के भीतर जो भ्रष्टाचार होता है या भ्रष्टाचार रहित सरकार कैसे चले काम कर सकता है। वो अधिकार जो सरकार के कराते हैं। मैं आज आपको कार्यक्रम में बताऊंगा कि कैसे मौजूदा सरकार ने आपसे वो अधिकार छीन लिया है या आपके अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की है। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र के सूचना आयोग में 31 मार्च 2024 तक कितने पद खाली होने वाले हैं उनकी रिपोर्ट तैयार की जाए और कितनी शिकायतें यहां पर पड़ी हुई हैं उसका ब्यौरा कोर्ट को दिया जाए। साथ ही राज्यों और केंद्र के आयोग में पदों को भरने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएं। ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया यानी जो चोटी के चैनल हैं, सैटेलाइट चैनल हैं, अखबार हैं, उनमें शायद ही बीते कई सालों से बात हुई हो। 13 से पहले खूब होती थी। आम जनता की जानकारी पाने के इस अधिकार पर एक नया संकट आया हुआ है। आरटीआई से जुड़ी सबसे जरूरी संस्था केंद्रीय सूचना आयोग बीते 1 महीने से बिना मुख्य आयुक्त के काम कर रही थी और अभी बीते सोमवार को 11 बजे हीरालाल समरिया ने केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त पद पर शपथ ली। यानी इसकी जरूरत सरकार को कोई महसूस नहीं होती कि यहां पर कोई जिम्मेदार आदमी हो। 3 अक्टूबर 2023 को जब केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख आयुक्त यशोवर्धन सिंह राठौर इस पद से रिटायर हुए, तब से ही यह पद खाली पड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, 6 नवंबर को केंद्रीय सूचना आयोग के 4 और आयुक्त रिटायर हो गए। और यहां आपको एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, आपको एक और जानकारी दे दूं जो आपके लिए जरूरी है इस पूरे तंत्र को समझने के लिए, कि सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, 10 आयुक्त होते हैं, सूचना आयुक्त होते हैं, यानी कुल 11 लोगों का स्टाफ होता है इस पूरे सिस्टम में। ये सूचना आयोग केंद्र में और राज्यों में होते हैं और ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में चुनाव आयोग और राज्यों के अपने चुनाव आयोग होते हैं, ठीक उसी तरह से ये सूचना आयोग में भी होता है। एक एनजीओ है जिसका नाम है सार्थक नागरिक संगठन। इसने सूचना आयोग पर एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इससे यह पता चलता है कि देश भर में 6 सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त के पद खाली पड़े हैं और 4 राज्यों के सूचना आयोग लंबे समय से काम ही नहीं कर रहे हैं। यानी 4 राज्यों में सूचना आयुक्त हैं ही। स्टाफ की कमी इतनी है कि केंद्र और राज्य के 27 सूचना आयोग में इस साल 30 जून तक 3.2 लाख शिकायतें पड़ी हुई हैं जिनकी सुनवाई ही नहीं हो सकी है। यानी जिन पर कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक। 3 लाख से ज्यादा शिकायतें। भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है। एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं। यह आंकड़ा ये बताता है कि हर साल 60 लाख आरटीआई डाली जाती हैं देश में। और ऐसे में जब इन आयोगों के पास स्टाफ ही नहीं होगा तो कैसे हमारे और आपकी ओर से जो जानकारियां मांगी गई है सरकार से, वो जानकारी सरकार दे पाएगी? जाहिर सी बात है कि स्टाफ इसलिए नहीं है कि जानकारी लंबित पड़ी रहे। कई राज्यों में तो शिकायतों पर सुनवाई का जो औसत है वो समय 1 साल से ज्यादा है। यानी अगर आपके सवाल का सरकार जवाब ना देना चाहे और आप उसके खिलाफ अपील करें तो आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल का और कभी कभी उससे लंबा भी इंतजार। यानी आप सूचना मांगिए और फिर भूल जाइए। लेकिन सीआईसी यानी केंद्रीय सूचना आयोग है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? अगर ये ऐसे ही कमजोर होता रहा तो आपके लिए इसके क्या मायने होंगे, जरा ये भी जान लीजिए। आपको लग रहा होगा कि सीआईसी से हमें क्या फर्क होता है। आरटीआई कानून ये कहता है कि केंद्र में और राज्य में सूचना आयोग होते हैं और सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और इसके साथ 10 और आयुक्त होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यानी कुल 11 लोगों का स्टाफ ये काम करता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले और आपको सारी जानकारियां दी जा सके, यानी आम आदमी को। अगर कोई विभाग किसी आरटीआई का जवाब देने से इनकार कर दे तो आरटीआई दायर करने वाला शख्स सूचना आयोग का दरवाजा खटखटा सकता है और सूचना आयोग इस शिकायत पर सुनवाई करके संबंधित विभाग को जानकारी देने या जानकारी न देने की वाजिब वजह बताने को कहता है। इस पद पर किसी का न होना आम लोगों की जानकारी पाने के अधिकार पर खतरा। यानी अगर इस पद पर कोई नहीं होगा तो आप कोई जानकारी सरकार से निकलवा नहीं पाएंगे।
ठीक इसी तरह से राज्यों में भी सूचना आयोग होते हैं, लेकिन राज्यों के सूचना आयोगों की हालत तो और भी ज्यादा खस्ता है, और भी ज्यादा खराब। यहां पर तो और भी कोई इस पद के बारे में, इस विभाग के बारे में पूछने सुनने वाला नहीं है। झारखंड का उदाहरण लीजिए, झारखंड का सूचना आयोग बीते 3 साल से काम नहीं कर रहा। त्रिपुरा का सूचना आयोग 27 महीनों से ठप पड़ा है। मिजोरम का सूचना आयोग इस साल जून से बंद है। वजह यही है कि यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जरूरत ही नहीं समझी गई। ये बंद पड़े हुए हैं इतने राज्यों में, और धीरे धीरे करके इसमें ताला लटक रहा है। ये मामला सिर्फ एक संस्था में खाली पदों के बारे में नहीं है, ये हमको समझने की जरूरत है। इससे भी कहीं ज्यादा ये मामला लोकतांत्रिक ट्रांसपेरेंसी का है। सीआईसी के पदों का खाली रहने का मतलब ये है कि सरकार की आम लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही कम हो गई है या ना के बराबर हो गई है। जो लोग सरकार की स्कीम पर सीधे तौर पर निर्भर हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी परेशानियों का हल तलाशने के लिए आरटीआई डालते हैं, उनके जवाब पाने की उम्मीद धूमिल होती जाएगी धीरे धीरे। यानी ना खाता ना बही, जो मोदी जी कहें या इस तरह के अधिकारी कहें वही सही। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुनेरिका में सीआईसी मुख्यालय का उद्घाटन किया था। अब जैसे वो भाषण देते हैं लंबे लंबे और लोगों को प्रभावित करने वाले, उन्होंने इसमें यह कह दिया कि लोकतंत्र में एक मजबूत नागरिक लोकतंत्र की जान होता है। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। आज सीआईसी का यही दफ्तर अपनी आधी से भी कम क्षमता में काम कर रहा है। इस पर मोदी जी चुप है, उनको कोई पंचायत नहीं है, क्योंकि अगर ये पूरी क्षमता में काम करेगा तो मोदी जी सरकार की पोल खुल जाएगी। बीते साल दिसंबर में ही केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त पद के लिए 256 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन लगभग 10 महीने बाद भी सरकार ने इस पद के लिए किसी की नियुक्ति नहीं की। ये नियुक्तियां क्यों नहीं हुई, इसकी कोई वजह भी सरकार ने नहीं बताई। ये भी नहीं बताया कि भाई हम नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रहे, आपके पास समय नहीं है, आपके पास इसके बारे में सोचने की जरूरत आप महसूस नहीं कर रहे, कुछ नहीं बताया। आरटीआई के बीते 18 साल के समय को देखें तो इस दौरान ऐसा कोई बड़ा घोटाला नहीं है जो आरटीआई के जरिए सामने ना आया हो। भारत सबसे ज्यादा आरटीआई कानून का इस्तेमाल करता है, और हर साल जो 60 लाख आरटीआई डाली जाती हैं उसमें समाज का निचला तबका सबसे ज्यादा आरटीआई डालता है। यानी जो हाशिए पे गए हुए लोग हैं वो इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो लोग पेंशन भोगी हैं और अन्य सरकारी स्कीम पर निर्भर हैं वो इसके इस्तेमाल करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी पेंशन की जो फॉर्म है कहाँ तक पहुंचा, क्या हुआ, वो इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, यानी बीते 8-9 सालों में आरटीआई को लगातार धीरे 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 कमजोर किया जा रहा है। साल 2014 के बाद क्या हुआ मैं ये भी बता दूं। साल 2014 के बाद केंद्र सरकार ने खुद सूचना आयोग का कार्यकाल खत्म होने पर नियुक्ति करने का काम किया, यानी खुद ही कर देते हैं। वैसे हमेशा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अब सरकारें कभी भी चाहती ही नहीं है कि आम लोग उनसे सवाल करें, सवाल पूछे कि आपने पैसा कहाँ लगाया, कैसे लगाया, मंत्रियों के बारे में कोई जानकारी जुटाएं। इसलिए संस्था को धीरे धीरे आप कमजोर कर दें या अपने लोग बैठा दें, अपने पपेट वहां पे बैठा दें। बेसिकली यही हुआ। 20 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार की ओर से सूचना आयुक्त पद के लिए नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन मांगे गए थे, और जनवरी 2023 तक आवेदन भेजने की तारीख भी रखी गई थी। ये कहा गया था कि जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं इसके पदों के लिए। इसमें यह भी कहा गया था कि साल 2019 में आरटीआई एक्ट में हुए संशोधन के हिसाब से, उसके अनुसार सूचना आयुक्त की सैलरी यानी उसका वेतन और उनके कार्यकाल और पेंशन तय किए जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद ये पद अब भी खाली पड़ा हुआ है। ये एक हकीकत है और ये कड़वी सच्चाई भी है। जो भी लोग सूचना आयुक्त बनते हैं या जो जिनकी भी नियुक्ति होती है या जो लोग सूचना आयुक्त बनाए जाते हैं, उन्हें चुनते हुए ये देखा जाता है कि उन्होंने पारदर्शिता को लेकर कितना काम किया है या फिर वो इसके लिए कितने इसके समर्थक हैं। लेकिन होता यह है कि सरकार यस बॉस वाले लोगों को यहाँ पर बिठाती है। कई ऐसे राज्य हैं जहां सूचना आयुक्त का पद उन लोगों को दे दिया गया जिस पर सवाल उठे या जो पहले से सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और फिर आयुक्त बन गए। यानी एक पार्टी में आप काम कर रहे हो, उसके बाद आप वहां से इस्तीफा दीजिए और आयुक्त बन जाइए। उसके बाद आप ये तय करिए कि क्या सही है क्या गलत है। आरटीआई इकलौता ऐसा कानून है जहां सरकार को कानून का पालन करना है। बाकी सभी कानून आम जनता के लिए बनाए जाते हैं, सरकार के लिए नहीं। साल 2005 में ये कानून तो आ गया, लेकिन इसे लेकर सरकारों में कभी भी कड़ाई से लागू करने की मंशा नहीं रही और 2014 के बाद से ये मंशा और भी ज्यादा कम हो गई। यानी जो लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते थे
उससे एक कदम आ गई है बीजेपी की सरकार। कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल के सुझाव पर राष्ट्रपति करते हैं। पैनल में प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है और एक कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक इसी तरह राज्यों के सूचना आयुक्त की अगर आप नियुक्ति की बात करें तो उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट का एक मंत्री होता है और विपक्ष के नेता की पैनल के सुझाव पर उसको चुना जाता है। तो ये राज्यों में और केंद्र में नियुक्ति करने का तरीका। साल 2019 में जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता में आए तो उनकी सरकार ने आरटीआई एक्ट में सबसे अहम संशोधन किया। साल 2005 में आए आरटीआई कानून में आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल तय किया गया और उन्हें जो मिलने वाली तनख्वाह थी वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बराबर रखी गई थी, यानी वो उसके एक तरीके से समानांतर, जो 2005 में कांग्रेस रिजीम में एक्ट आया। राज्यों के सूचना आयुक्तों की बात करें तो राज्यों के सूचना आयुक्तों की तनख्वाह राज्य के चुनाव आयुक्त जितनी थी, लेकिन 2019 में ये नियम बदल दिया गया और ये अधिकार सरकार के पास आ गया। यानी अब केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार ये तय करती है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का जो वेतन है वो कितना होगा और उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। इसका फैसला भी केंद्र और राज्य सरकार ही करती है, यानी सब कुछ नियुक्ति के बाद राज्य केंद्र सरकार को करना है। तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या है, कैसे होना है इसमें। इसके बाद साल 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया। इसके बाद आरटीआई के तहत किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी नहीं हासिल की जा सकती जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई भी ताल्लुक नहीं। यानी अगर कोई व्यक्ति विशेष की जानकारी चाहता है तो ये तब तक नहीं दिया जा सकता, ये तब तक उसकी जानकारी नहीं दी जा सकती जब तक ये देश हित का मामला न सिद्ध हो जाए। अब आप साबित करते रहिए कि ये देश हित का मामला है, देश हित का मामला है। 3 स्तर पर आरटीआई कानून को कमजोर किया जा रहा है। ये मैं संक्षेप में आखिरी में आपको बता दूं। पहला है संशोधन लाकर, दूसरा है देश भर में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमला करवाकर, और तीसरा तरीका है कि इससे जुड़ी संस्था को कमजोर कर दीजिए आप। यानी सीआईसी को इस तरह से कर दिया जाए कि वो लगभग ना के बराबर काम करने लगे और यहां आने वाले जो मामले हैं वो सालों साल लंबित पड़े हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह की प्रक्रिया में, इस तरह की चीजों में कितनी पारदर्शी तरीके से, कितना भ्रष्टाचार मुक्त होकर सरकार काम कर पाएगी। आरटीआई कानून में ऐसी कोई समय अवधि नहीं है कि कितने वक्त में सूचना आयुक्तों की शिकायतों पर फैसला लेना होगा, इसलिए सालों साल ये शिकायतें पड़ी रहती हैं और जब तक सीआईसी किसी शिकायत पर फैसला नहीं लेता है, आरटीआई दायर करने वाला व्यक्ति कोर्ट के पास भी नहीं जा सकता है, यानी उसके पास ये भी कोई हथियार नहीं होता। यानी कुल मिलाकर सीआईसी की भूमिका सरकार से सूचना पाने के लिए बेहद अहम हो जाती है। तो सबसे पहले सीआईसी को कंट्रोल कर लो और उसके बाद फिर जो मन में आए वो करो। तो ये सच्चाई है। अब आप तय करिए कि क्या वाकई में मोदी सरकार, मौजूदा सरकार आपके लिए काम कर रही है, भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही है, या फिर ये सब कहने सुनाने की बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।